आज टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार इस्तेमाल किए जाते हैं भाषा को सुंदर बनाने के लिए। जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्रियां अपने को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। या आभूषण का भी पर्यायवाची देखें तो अलंकार होता है। आभूषण को हम पर्यायवाची में सब चेंज करेंगे तो आभूषण का पर्यायवाची अलंकार होता है। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब अलंकार का मीनिंग क्या है, अलंकार का तात्पर्य क्या है? अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। दो शब्दों से मिलकर अलंकार बनता है अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है भूषण यानी कि सजावट। ठीक है। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है, जो सुंदर बनाए वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। मतलब जो चीज़ सुंदर बनाने के काम आती है उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती हैं वे अलंकार कहलाते हैं। मतलब कविताओं को सुंदर बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार है। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। मतलब काव्य को जो शोभा कारक मतलब सुंदर बनाते हैं, जो उसको सुंदर बनाने का जो धर्म होता है उसी को हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। रमणी मतलब एक स्त्री के और ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। जिस प्रकार एक हार जो स्त्री को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, उसी प्रकार से अलंकार जो होते हैं कविता को या फिर किसी भी चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का ही काम करते हैं। उसी प्रकार अनुप्रास, यमक और उपमा आदि अलंकार काव्य की सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है वो कविताओं में किया जाता है। सबसे ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग कविताओं के अंदर किया जाता है, उनको सुंदर बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि सुनने में अच्छा लगे। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार है। मतलब जो हमारी वाणी जो हम बोल रहे हैं उसके श्रृंगार है। इसके द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभाव उत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। प्रभाव उत्पादकता लोगों पर प्रभाव छोड़ने में कामयाब होती है। वो भाषा हमारी लोगों पे प्रभाव छोड़ने में या उसको चमत्कृत करने में, उनको अट्रैक्ट करने में अच्छी भूमिका निभाती है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ वाक्य देखो। पहला वाक्य इसमें पहले में दे रखा है। एक ही वाक्य को दो तरीके से लिखा है। पहले इसने लिखा राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही, सीधा सीधा बोल दिया। ठीक है। अब इसी लाइन को इसने चेंज करा अलंकारों का प्रयोग करके। जैसे चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। अभी सुनने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा। इसमें अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया इन्होंने। च की बार आवृत्ति करके अनुप्रास अलंकार आ गया इसके अंदर। तो इससे क्या हो, कितना सुंदर हो गया। एक लाइन थी राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है, सिंपल नॉर्मल बोल दिया। उसी को हमने चेंज करके बोला चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। तो सुनने में कितना फर्क आ जाता है। ये अलंकार का काम होता है, उसको और अट्रैक्टिव बनाना और ज़्यादा चमत्कृत करना उसको। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल दिया इसने, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नॉर्मली बोल दिया उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इसी को चेंज किया इसने, सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। इसमें बादलों सी कहा, यानी कि यहाँ पर इन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया। ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा अलंकार की पहचान कैसे होती है। इसमें जहाँ सा सी आता है वो उपमा अलंकार होता है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है, मखमल सी कोमल घास, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये भी डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर। थर्ड एग्जाम्पल दिया, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। अब इसको चेंज करा, वर को छोड़ और वर ले लो। मतलब एक ही वर्ड के दो मीनिंग है। वर को छोड़ कोई और वर ले लो। मतलब एक वर का मतलब क्या है, पति, और दूसरे वर का मतलब क्या है, वरदान। वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग दो है यहाँ पर। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो भाषा और ज़्यादा सुंदर बन जाती है, काव्य जो होता है और ज़्यादा चमत्कृत होने लगता है। तो ये अलंकारों का काम होता है, अलंकार का काम होता है ये। अब उपयुक्त तीनों उदाहरणों के क और ख भागों में एक ही बात भिन्न भिन्न रूपों से कही है। दोनों मतलब एक एग्जाम्पल है, इसमें दोनों लाइनें एक ही लाइन है, सेम लाइन है, लेकिन अलग अलग तरीके से कह दी। स्पष्ट है कि क की अपेक्षा ख में अधिक सौंदर्य है। मतलब जो फर्स्ट हमने बोला उससे सेकंड में ज़्यादा सौंदर्य है। इसका कारण यही है कि ख भाग में अलंकार के प्रयोग ने चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न कर दिया। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलंकार का प्रयोग सदा ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि नहीं करता। खाली हमारी जो बोली हुई बात उसी का सौंदर्य नहीं बढ़ाता। कभी कभी कोई अलंकार विहीन कथन भी अपनी सहजता और सादगी से
मनोरम लगता है। मतलब कभी कभी ऐसी लाइनें भी बहुत अच्छी लगने लगती है जिसके अंदर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, और यदि उसे अलंकारों से लाद दिया जाए तो उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है कि नैसर्गिक रूप से सुंदर युवती के आभूषणों से लाद कर कुरूप बना दिया जाता है। अब कुछ होता है, किसी के पास नेचुरल ब्यूटी है तो उसको ज़्यादा मेकअप करके अपनी ब्यूटी को ख़राब नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कोई लाइन अपने आप ही अच्छी लग रही है तो उसमें ज़बरदस्ती अलंकारों का प्रयोग करके उसको और ज़्यादा भद्दा नहीं बना देना चाहिए। ठीक है, तो यही कहा गया है। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है, इसीलिए अलंकारों को 2 पार्ट में डिवाइड किया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द और अर्थ पे ही डिपेंड करता है। अतः विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट्य की कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है, और इसी आधार पर अलंकार के 2 भेद किए, वही है ना, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, मतलब किसी विशेष शब्द को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर पर्याय रख देते हैं पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। मतलब उसी की जगह पर उसका पर्यायवाची रखेंगे तो वो उसका चमत्कार जो है वो खत्म हो जाए। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भजती है। मतलब वह बांसुरी की धुनी कानी परे, मतलब ये तो जब उसकी बांसुरी की धुन कानों पे पड़ती है, कुल कानी हियो तजी भाजती है, मतलब जो गोपियां है अपनी कुल की लोक लाज छोड़ करके उस बांसुरी के पीछे भागने लगती हैं। इसका अर्थ ये है, लेकिन इसको बोला गया अलंकारों का प्रयोग करके। यहाँ पर 2 कानी है, कानी 2 बार सुने, वह बांसुरी की धुन कानी परे, कानी मतलब कान में पड़े, तो कुल कानी हियो तजी भाजती है। दूसरा कानी क्या हुआ? लोक लाज छोड़कर भागती है वो। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कानी शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द में कानी का अर्थ कान है और दूसरे में कानी का अर्थ है मर्यादा। ठीक है, वही मैंने बताया लोकलाज, लोकलाज मतलब मर्यादा। एक ही शब्द के 2 अर्थ हो गए। ठीक है, तो एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ दे करके चमत्कार उत्पन्न किया है। ठीक है, इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। कुल कानी के स्थान पर कुल मर्यादा और कुल मान का प्रयोग कर दिया जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर कुल कानी की जगह वो बोलते कुल मर्यादा। मतलब मान लो ये लाइन ऐसे होती, वह बांसुरी की धुन कानी परे, कुल मर्यादा हियो तजी भाजती है, तो मतलब वो चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है। मतलब कानी शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया लेकिन दोनों बार उसका अलग मीनिंग हुआ, तो एक चमत्कार उत्पन्न हो गया उसके अंदर। तो ये होते हैं शब्दालंकार, मतलब शब्दों के साथ खेलना। ठीक है, शब्दों के अलग अलग मीनिंग निकाल देना, वो होता है। अब क्या होता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ अर्थ अलग होते हैं, शब्दों के ही अर्थ अलग हो जाते हैं। जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित ना होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मतलब झूले को मखमल की तरह बताया है और टीले को हाथी की तरह, हाथी से कंपेयर किया है। ठीक है, इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। जैसे कोई महंत कौन होता है? जो हाथी की सवारी करता है। ठीक है, यहाँ अर्थालंकार एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है जिसके बारे में विस्तार से आगे विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अलंकार और अलंकारों के 2 भेद, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रमुख शब्दालंकार कौन से हैं और प्रमुख अर्थालंकार कौन से।